त्या चालकांना ज्या अडचणी आहेत त्यात काय सांगू शकाल? वागळे स्टेट ही महाराष्ट्रातलीच नव्हे तर आशियातली सगळ्यात मोठी आणि पहिली औद्योगिक वसाहत। याच वसाहतीला घेरून गरीब छोटे लोग अपना बसेरा बनाए हुए हैं। ये बस्ती में, ये बसेरे में ढेर सारी दिक्कतें हैं। लोगों की हर रोज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी समस्या है। इस आपाधापी में उनकी तरफ देखने वाला कोई भी है नहीं। शहर तो बड़ा विकसित हो चुका है, लेकिन वो विकास की गंगा, सत्ता की गंगा सामान्य जन के उसके घर तक पहुंची नहीं, गली तक पहुंची नहीं। 1985 को ये महानगर पालिका हो गई। हमारे नितिन देशपांडे जो उपाध्यक्ष है पक्ष के, इन्होंने शुरू से ही इस महापालिका के राजनीति में दखलंदाजी की। सामाजिक तौर पे ढेर सारी PIL पब्लिक लिटिगेशन जिसे कहते हैं, जनहित याचिका, उसके जरिए इस शहर का, महापालिका का सैकड़ों करोड़ का नहीं हजारों करोड़ का घोटाले उजागर करते गए। ये बड़ा इनका धंधा बन गया। ये सब बड़े बिल्डर लोग राजनीतिक बन गए, राजनीतिक लोग बिल्डर बन गए, और ये सब मिली भगत से सामान्य जन, हालांकि यहाँ के रिक्शा वाले जो सबसे छोटे हैं, जिनका पेट अपने हाथ पे चलता, आज चला ही रिक्शा तो उनका पेट भरेगा, ऐसे लोगों की समस्याएं बहुत बढ़ गई और एक गुलामियत सी छा गई। अब पैंडेमिक 2 साल से चल रहा है, रिक्शा एक दिन नहीं चली तो रिक्शा वालों को तड़पना पड़ता है। अभी देखो दुकान बंद थे बड़े बड़े, आप शहर में जाओ, अभी जब से खुल गए वो लोग ने अपने सब दाम बढ़ा दिए, 25% से लेकर 50-100% तक, तो वो लोग कमा रहे हैं। डॉक्टर लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने तो बहुत कमाई की, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने, महापालिका प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पे जो इंतज़ाम करना चाहिए था आरोग्य या शिक्षा के संबंध में, वो किया नहीं। तो हमको एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, निजी हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे हमारी लूटमाट हो चुकी है। अब ये रिक्शा वालों ने, और जिनका जैसे मैंने कहा हाथ पे जिनका पेट चल रहा है, ऐसे लोगों की दिक्कत है, आप क्या बोलो, इनकी तरफ कोई भी देखने वाला नहीं। ऐसे में हमने ये सब पूरा माहौल तोड़ के, जो बड़े बड़े राजकीय पक्षों का माहौल है, कांग्रेस, BJP, शिवसेना, राष्ट्रवादी या और जो बोले वो, ऐसा तोड़ के हमने चाहा एक, ऐसा क्यों होना चाहिए कि बड़ा धनवानी राजनीति में आए और वो बड़ा नेता बन जाए, बड़े धनवानी पक्ष चला, ऐसा क्यों होना चाहिए? आमदार का बेटा, विधायक का बेटा ही विधायक क्यों बने? खासदार का, मंत्री का बेटा वो ही क्यों राजनीतिक चलाए? जो तुम्हारे शहर में आप देख रहे हो, क्यों हमारे सामान्य घर का आदमी ये करने? जब तक गरीब आदमी राजनीति में अपना स्थान मजबूत नहीं करता, सत्ता के स्थान तक पहुंचता नहीं, तब तक गरीबों के सवाल हल नहीं होंगे। और इसलिए हमने निजी बुनियादी तौर पे कुछ बदलाव चाहे इस सिस्टम में, और ये बदलाव को देने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए आज हमने छोटे छोटे, हमारे पास वो पैसा नहीं है जो धनवान लोगों के पास है, बड़े बड़े पक्षों के पास, उनको तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स पैसा देते हैं। हम तो कामगारों की लड़ाई लड़ते हैं, रिक्शा वालों की लड़ाई लड़ते हैं, हाथगाड़ी वालियों की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका पेट चलना मुश्किल। उनसे आप क्या चंदा जमा करोगे? फिर भी गरीब आदमी ऐसे समय पे आगे खड़ा होता है। और ये छोटे छोटे, ये जो मैं मंदिर कहता हूँ, हमारे पंडित नेहरू ने बड़े बड़े डैम्स को अपना मंदिर कहा था, मैं ये छोटे छोटे इनको, इनके पास AC वाले बहुत बड़े कार्यालय, पक्षकार है, हमारे पास छोटे छोटे हैं, लेकिन ये मंदिर है। और ये मंदिर सबकी समस्याओं की तरफ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबकी समस्या सुलझाने की यहीं से शुरुआत हो जाएगी। आप डरिए नहीं। सामान्य लोग, रिक्शा वाले, बड़े बड़े नेतागण से बहुत डरते हैं, डरना बंद करो भाई। रोज़ थोड़े थोड़े मरने से बेहतर कभी ना कभी हमने एक दफ़े ठान लेना चाहिए कि हम पूरा जोर लगाएं, पूरे जोर पोर से हम अगर करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मैं विश्वास दिलाने के लिए कि अभी एक कार्यालय का उद्घाटन उधर यशोधन नगर में, लोकमान्य नगर में किया, अब यहाँ पे हो रहा है इंदिरा नगर में। तर इंदिरानगरमधल्या रिक्षा चालकांच्या अनेक समस्या आहेत। कोविडच्या काळामध्ये अनेक रिक्षा चालकांचे घर संसार बंद पडले, पण त्यासाठी काय पुढील आपले काय असेल, संकल्पना काय असेल? त्याच्यासाठी सरकारच्या काही योजना आहेत,
मध्यंतरी रिक्षावाल्यासाठी 1,500 रुपये वगैरे महिना घोषित केले होते. किती जणांना मिळाले मला माहीत नाही, पण आमच्या पद्धतीने आम्ही या सगळ्या लोकांचे अर्ज भरून घेत आहोत आणि शासकीय पातळीवर, प्रशासकीय पातळीवर जे म्हणून काय करण्यासारखे, मग आंदोलनात्मक असेल की प्रशासकीय तुम्हाला वाटाघाटी करून अर्ज विनंत्या करून काय करता येण्यासारखं असेल, ज्या सरकारी योजना सरकारला या योजना राबवाव्या लागतील. आता कारण सामान्य माणसातला असंतोष आता प्रचंड वाढत चालला आहे. सामान्य माणूस या महाराष्ट्रातला, देशातला आता जागा व्हायला लागले. त्याला बरेच प्रश्न आहेत त्याचे. त्या प्रश्नांची उत्तरं जर व्यवस्था देऊ शकली नाही तर या व्यवस्थेला तो आव्हान देईल आणि आव्हान देताना ज्या म्हणून समस्यांची उत्तरं म्हणून समोर येतील, व्यवस्थेकडून येतील, किंवा आपल्याला द्यावी लागतील, त्या पद्धतीने आम्ही प्रत्येक प्रयत्नात, प्रत्येक मोहिमेत धर्मराज्य पक्ष आणि त्यांचे शिलेदार आघाडीवर येतील, आपल्याला विश्वास आहे. सर 2022 मध्ये इलेक्शन आहे, तुमचा काय प्रश्न आहे सरकारबरोबर? शिवसेना कुठे म्हणताय तुम्ही? आता 2022 मध्ये नगरचौकीचं एक इलेक्शन आहे, त्याच्याबद्दल तुमचा काय प्रश्न असेल सरकारबरोबर? कारण की करोनाचा इतकं हे चालू आहे प्रोसेस, म्हणजे दर टाइम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, त्याच्याबद्दल आपण काय म्हणणार? कसं आहे, सत्ता ही अनेक ठिकाणी विखुरलेली असते. ती केंद्रात दिल्लीत आहे, मंत्रालयात मुंबईत आहे आणि ठाण्यात महानगरपालिकेत आहे. महानगरपालिका आपल्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित असते. तुमचं पाणी, तुमचा रस्ते, तुमची घरपट्टी, घरं, राहती घरं, गटार, अनेक समस्या छोट्या मोठ्या बऱ्या. घरपट्टी माफ 500 चौरस फुटाला सांगितली होती. एकनाथ शिंदे साहेबांनी आश्वासन दिलं होतं जे ठाण्याचे पालकमंत्री आहेत आणि तुमचे आज मोठे बांधकाम मंत्रीपासून सगळं त्यांच्याकडे मोठमोठी खाती आहेत, MMRDA वगैरे, ते हाताळतात. मला सांगा 500 स्क्वेअर फुटाचं आश्वासन कुठल्या हवेत विरलं हो? या सगळ्या लोकांना आश्वासन द्यायची, मतं मिळवायची, हे असले धंदे आम्ही आता होऊ देणार नाही. आम्ही यांना जाब विचारणार. पुढल्या वर्षी निवडणूक आहेत, लोकांनी जागा व्हायला पाहिजे. तेच पक्ष, तेच झेंडे, तेच अजेंडे लोकांना आता कळायला लागले. निदान या पॅन्डेमिकच्या, टाळीबंदीच्या निमित्ताने, त्याच्या कोरोनाच्या साथीच्या प्रादुर्भावाने लोकांना कळलंय की आता आपल्याला नेमकं काहीतरी वेगळी चूल मांडणं गरजेचं आहे. सामान्य माणसांनी राजकारणात उतरलं पाहिजे, सामान्य माणसाचा आवाज वाढला पाहिजे आणि म्हणून 22ला आम्ही या निवडणुकीत सुद्धा भाग घेणार आहोत. आणि निवडणूक हे माध्यम आहे, सत्ता ह्या सोपान चढला पाहिजे. असं जरी असलं तरी केवळ त्यासाठी आमचा प्रयत्न नाही, तो पूर्वी कधी नव्हता. पण सत्तेविना तुम्हाला कुठलंही शहाणपण चालत नाही आणि म्हणून या शिवसेनेची सत्ता असो, अन्य कोणाची असो महापालिकेत, आपल्या महापालिकेत अनेक आपण उलथापालथी पाहिल्या, अनेक बदमाशा पाहिल्या. 50%च्या वरचा भ्रष्टाचार आपण पाहतो. आज महापालिका 1,000 कोटी रुपये कर्ज काढायला निघाली. ही अवस्था का आली? शेकडो कोटींची वसुली झालेली आहे, हजारो कोटींचा आजवर भ्रष्टाचार, नंदलाल समितीपासून ते आजच्या अनेक घोटाळ्यांपर्यंत हे जर तुम्ही वसुली केली असती तर ही वेळ आली नसती. यासाठी सज्जन माणसं, सत्प्रवृत्त माणसं, सुशिक्षित सुसंस्कृत माणसं, समाजहितैषी माणसं गेली पाहिजेत महानगरपालिकेच्या सभागृहात आणि धर्मराज्य पक्षाचा तो प्रयत्न सामान्य माणसं आम्ही पाठवणार. थैंक यू. अफजल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो रिक्शा वाले लोगों को लॉकडाउन में इतनी परेशानी हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अफजल शेख है. मैं धर्म राज्य पक्ष रिक्शा टैक्सी यूनियन चालक का संगठन अध्यक्ष आप लोगों के सामने आया हूँ और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म राज्य पक्ष में आइए, सभासद बनिए, आप ज्वाइन होइए. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है या कल को कोई आपको पुलिस वाला या ट्रैफिक वाला या RTO कहीं से भी आपका तकलीफ होती है, क्या होता है ज़्यादातर रिक्शे वाले जो पढ़े लिखे होते हैं, 95% लोग रिक्शे में है जो मजबूरी से रिक्शा चला रहे हैं. उनको कायदे कानून की कोई नॉलेज नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं नहीं. हवलदार पकड़ता है, उनको जो कायदा बताता है वो बोलते हैं हाँ ठीक है सर, हमारी गलती है. गलती नहीं होने के बाद भी हवलदारों के हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, साहब हमारी गलती हो गई, माफ़ कर दो. क्योंकि उनको पता नहीं है रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है. रूल्स और रेगुलेशन का हमको रिक्शे वालों को मालूमात होना ज़रूरी है. क्या चीज़ पे हमारे को फ़ाइन लगती है, क्या लीगल है और क्या इनलीगल है. तो धर्म राज्य पक्ष हमारे रिक्शे वाले भाइयों के साथ में वो खड़ा है. तो हमको यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्शे वाले आप हमारे साथ जुड़े और आपको कहीं भी पूरे थाना में, मुंबई में आप कहीं भी रिक्शा लेके जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं धर्म राज्य पक्ष से अफजल शेख संगठन अध्यक्ष आपके साथ में खड़ा हूँ. आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए. जितने भी रिक्शे वाले हैं, जैसे आप घर में फैमिली मेम्बर का नंबर सेव करते हो, उसी तरह मेरा नंबर भी आप सेव कर लीजिए. आपको पूरे थाना में कहीं पे भी
कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें ओके है, उसके बाद भी आपको हवलदार या किसी भी तरह से कोई पुलिस वाला या कोई भी आदमी परेशान करता है या कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो रहा है तो धर्मराज आपके साथ खड़ा है। तो आप मेरा नंबर। मैं सहायक आदमी धर्मराज पक्ष विभाग अध्यक्ष बोल रहा हूँ, इंदिरा नगर नाका। मेरा जो है सरकार से और ट्रैफिक पुलिस वाले और आरटीओ पुलिस और खाकी पुलिस, ये तीनों से अनुरोध है कि रिक्शा स्टैंड थाने का जो है वहाँ पे जब रिक्शा वाले जाते हैं तो रिक्शा जब निकलने लगती है तो सिर्फ एक ही रिक्शा का लाइन है भाड़ा उठाने के लिए, बाकी 4 लाइन दिया गया है उनको रिक्शा का भाड़ा उठाने का। 4 लाइन को छोड़ के एक ही लाइन से ये लोग भाड़ा छुड़वाते हैं, एक लाइन से, और 3 लाइन ऐसे बंद रहता है। तो चारों लाइन चालू होना चाहिए। और चौथी बात, उसके बाद जो रिक्शा खाली आती है बाहर निकलने के लिए, ये लोग क्या सोचते हैं एक लाइन में घुस रहा उसको भी फाइन मारते हैं, और जो वहाँ खड़ा हो गए भाड़ा मारते हैं उनको भी फाइन मारते हैं। तो ऐसा ना हो, जो गलती करता है उसके साथ 200 रुपये का जो चालान है वो मारो, और बाकी जो गलती नहीं किया उसको छोड़ दो। आज इंदिरा नगर में आपने यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन किया है, धर्मराज रिक्शा चालक मालक संघ। तो आने वाले वक्त में रिक्शा वाले को जो 1500 रुपये का भुगतान देने वाले थे, क्या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? रिक्शा वालों को जो 1500 रुपये मिलने वाला था उसमें से जो है 72 लोग को मिला, 72 लोग को मिला नहीं, क्योंकि उनका जो कागज पत्र सही नहीं। किसी का जो है लाइसेंस है, बैच है, परमिट नहीं है। किसी का परमिट है तो उसका आधार